अच्छा बच्चों, हम लोग कल पढ़ रहे थे, हम लोगों ने सोशल साइकोलॉजी की। अब मतलब आप डेली लाइफ में बहुत सी जगहों पे सोशल साइकोलॉजी को कैसे-कैसे और किस-किस तरह से कहाँ-कहाँ आप कह सकते हैं कि अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हमने हेल्थ से रिलेटेड पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके जो हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थे या फिर लोनलीनेस से हम किस तरह से कोप अप करते हैं। अब उन सबको स्ट्रेस से किस तरह से कोप अप करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे लीगल सिस्टम में सोशल साइकोलॉजी किस-किस तरह से या किस वे में हमारे लीगल सिस्टम को अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है ना? जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बहुत सी जगहों में देखा जाता है कि जो लोग हैं मतलब ये जो भी ज्यूरी है, जज हैं या जहाँ पे भी आपका कोई डिसीजन बन रहा होता है, तो लीगल सिस्टम में भी बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि सोशल इन्फ्लुएंस या स बहुत से या हमारे डिफरेंट और सोशल फैक्टर्स हैं या सोशल पर्सपेक्टिव्स हैं, जिनकी वजह से एक्चुअली किसी भी फैसले पे, किसी भी डिसीजन पे कहीं न कहीं असर होता है। जिसमें हम फिर बाद में पढ़े थे, पुलिस का पढ़ रहे थे, पुलिस से रिलेटेड था कि हम लोग पुलिस में अगर ये देखा जाए कि वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को किस तरह से ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमने लाइन अप प्रोसेस पढ़ा था। लाइन अप प्रोसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लाइन अप प्रोसेस आपने देखा होगा मूवीज़ में, टीवी में या ड्रामों में बहुत दफ़ा, कि लाइन अप प्रोसेस में एक्चुअली बच्चों होता क्या है? लाइन अप प्रोसेस एक प्रोसेस होता है जिसमें आप फॉर एग्जांपल आपने कंप्लेन की है किसी के अगेंस्ट, तो आपको वो पर्सन या वो जो भी हैं लोग जो उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड में जिन लोगों की उनके पास लिस्ट है, या तो वो उनको आपकी पिक्चर्स उनको सॉरी आपको उनकी पिक्चर्स दिखाएंगे वन बाय वन, और आपसे कहेंगे कि आप मतलब पहचानने के इनमें से क्या कोई पर्सन था, मतलब कि जिसके साथ भी जिसके बारे में भी आपने कंप्लेन की है, आपको उसका हुलिया थोड़ा-सा याद हो, आपको उसकी शक्ल याद हो। उससे पहले आपसे स्केचिंग करवाते हैं, आप वो स्केच बनाते हैं, तो उस स्केच को फिर हम मैच करते हैं अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड से, कि उस क्रिमिनल रिकॉर्ड में क्या ये पर्सन है। अब यहाँ पे था कि पुलिस लाइनअप के 2 प्रोसीजर्स होते थे, मतलब इसकी 2 टाइप्स थी, जिसमें हमने एक पढ़ा था सीक्वेंशियल लाइनअप्स और दूसरा था साइमल्टेनियस लाइनअप्स। सीक्वेंशियल लाइनअप्स में क्या होता था कि वन बाय वन एक्चुअली वो जो पर्सन होता था या जो विक्टिम था या जो डिफेंडेंट था जिस पे आपको शक है, उसे वन बाय वन प्रेजेंट किया जाता था, कि वन बाय वन आप एक पर्सन को देखेंगे और उसके बारे में मतलब उसे पहचानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप उस पर्सन को जानते हैं, या जो जिसके बारे में आपने कंप्लेन करवाई है क्या ये उनसे मिलता जुलता है, तो आप वन बाय वन उन्हें देखेंगे। इसके अगेन जो दूसरा साइमल्टेनियस लाइनअप था, साइमल्टेनियस लाइनअप में क्या होता है कि आपको एट अ टाइम सब लोग दिखा दिए जाते हैं, वो एक लाइन में खड़े होते हैं और आपको इकट्ठा दिखा दिया जाता है, आपको इतना सोचने का टाइम नहीं दिया जाता, और आपसे कहा जाता है कि आप इनमें से अपने विक्टिम को आइडेंटिफाई करने की ट्राई कीजिए। और ऑब्वियसली जब आप सबको साथ देख रहे होते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अब आपके सामने आपको ये पिक्चर्स भी नजर आ रही होंगी, जिसमें फर्स्ट वन जो पिक्चर है उसमें सब लोग इकट्ठे दिखा दिए गए हैं, जो कि साइमल्टेनियस लाइनअप के एग्जांपल है, मतलब वो सब आपको खड़े नजर आ रहे होंगे एक विंडो में, और जो पुलिस ऑफिसर है या जो इन्वेस्टिगेटर है वो जो भी जिन्होंने भी कंप्लेन करवाई है उनसे कह रहा है कि वो इनमें से किसी एक को आइडेंटिफाई करें, कि क्या इनमें से कोई एक पर्सन वही है जिसने जिसके मतलब जिसने जिसके खिलाफ उनकी कंप्लेन है। और जो दूसरी साइड पे आप लोग देख रहे हैं वहां पे डिफरेंट नंबर असाइन किए हुए हैं लोगों को। अब एक्चुअली ये नंबर क्यों असाइन किए हैं, ये बच्चों नंबर इसलिए असाइन किए हैं कि वन बाय वन एक पर्सन आता जाएगा, जैसे वो किसी पर्सन को रिकॉल करेंगे कि नंबर 1 आए या नंबर 2 आए, नंबर 3 आए, तो वो आपकी एक सिक्वेंशियल लाइनअप की एग्जांपल है कि आप सीक्वेंस में एक एक पर्सन को देखेंगे और उसको आइडेंटिफाई करने की ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे अब इसके साथ ये तो था कि आप फिजिकली देख रहे हैं, आपके सामने है, वन टू वन आपका इंटरेक्शन है, लेकिन इसके अलावा आपको पिक्चर्स भी दिखाई जाती हैं लोगों की, कि आप उन पिक्चर्स में से उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, कि आपको क्या लगता है कि पिक्चर्स देख के या उनके जो पुराने रिकॉर्ड हैं या जितने भी कंप्लेंट्स पहले हुई हुई हैं तो वहां पे अब किया जाता है। अब ये तो था लाइनअप। अब कहा जाता है कि इस लाइनअप प्रोसीजर में बाज़ औक़ात हमें बहुत सी जो मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए जो डिफ़िकल्टी है, इसका एक ड्रॉबैक है जो फ़ेस करना पड़ता है और हर जगह हम लोग ये फ़ेस कर भी रहे होते हैं, वो होती है इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस किस तरह से अफ़ेक्ट कर रही होती हैं या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती हैं आपको, कि आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में भी कोई काम कर रहे होते हैं या कोई चीज़ देख रहे होते हैं, तो आपके घर वाले भी बार-बार आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं ना, कभी अम्मी दे रही हैं, बड़ी बहन दे रही है, बड़ा भाई दे रहा है, तो आप खुद जो करना चाह रहे होते हैं वो नहीं कर पाते। और उसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा होता है कि आप जिस चीज़ को अपनी तरह से या अपने तरीके से ठीक करने की या किसी और तरह से उसको एक नया रंग देने की, आइडेंटिफ़ाई करने की ट्राई कर रहे होते हैं, तो आप उनके एक्चुअली इन्फ्लुएंस में आकर उस चीज़ को टोटली चेंज कर देते हैं।
तो यही है लाइनअप की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसमें, कि जब एक्चुअली वो लोग उन चीज़ों को लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उन्हें देख रहे होते हैं, तो उस वक़्त क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर हमेशा आपके साथ होता है, चलें अगर वो पुलिस ऑफिसर ना भी आपके साथ हो, आपके घर का कोई फैमिली मेंबर आपके साथ चला जाता है या आपके और लोग हैं, तो वो किसी न किसी तरह से बार-बार आपके ऊपर, आप ये कह लें कि आपको प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं, प्रेशर डाल रहे होते हैं। उस प्रेशर की वजह से बाज़ औक़ात आप ये कह लें कि आप एक किसी इनोसेंट या किसी स्ट्रेंजर को, जिसने वो ऐसा किया भी नहीं है, लेकिन आपको बस ये लग रहा है कि जी उसने कपड़े इस तरह के पहने थे या उसका रंग ऐसा था, या पुलिस बार-बार कह रही होती है कि एक्चुअली ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले भी इस तरह के बहुत सी जगहों पे किए थे, ये तो रहता भी वहाँ पे हैं और ये इनके तो पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इस किस्म के हैं, तो आप उनके इन्फ्लुएंस में आके अपनी चीज़ों को चेंज कर देते हैं। अब जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई हैं, उन्होंने यहाँ पे 2 टाइप्स की इंस्ट्रक्शन, ये 2 टाइप्स के आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज होता है उन इंस्ट्रक्शंस का। जिसमें जो फर्स्ट वन इंस्ट्रक्शन है, जिसमें होता है कि टोटली न्यूट्रल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब ये न्यूट्रल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, जैसा कि आपको उसका नेम भी शो कर रहा है कि इसमें सिर्फ ये कहा जाता है कि पर्सन को आप आइडेंटिफाई करें जिन्होंने क्राइम किया है, लेकिन वो कोई इसके साथ-साथ स्टेटमेंट नहीं दे रहे होते कि अच्छा जी बताएँ वो पर्सन कैसा था, वो पर्सन इस लाइन में प्रेज़ेंट भी है या नहीं है, या इन लोगों ने पहले भी इस तरह का कोई क्राइम किया हुआ है या नहीं है, मतलब इस तरह की कोई बात नहीं आपको बताई जाती। बस सिंपली आपको कहा जाता है कि आपके सामने ये प्रेज़ेंट कर रहे हैं वन बाय वन, अब आप इन्हें देखें। अब ये एक न्यूट्रल इंस्ट्रक्शन है। अब बाज़ औक़ात हम न्यूट्रल इंस्ट्रक्शन में भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमें लग रहा होता है कि कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा, कोई हमें बता नहीं रहा, तो हमारे लिए अकेले उस पर्सन को आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब अगर इसके कंट्रास्ट में आप दूसरी साइड पे देखें तो आपकी होती है बायस्ड इंस्ट्रक्शन। अब बायस्ड इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? बायस्ड इंस्ट्रक्शन जैसा कि उसका नेम आल्सो शोज़ दैट, कि वो इंस्ट्रक्शन जिसमें पुलिस की, आपके साथ आने वाले लोगों की या और दूसरे लोगों की पर्सनल बायसनेस या उनकी कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो भी शो हो रहे होते हैं। क्योंकि पुलिस के पास तो वो रिकॉर्ड है ना पूरा उसके बारे में, हो सकता है उसने उस रिकॉर्ड के थ्रू ही उस पर्सन को आइडेंटिफाई किया हो, या आपको सिर्फ वही पर्सन दिखा रहे हैं जिन्होंने पहले भी इस तरह के क्राइम किए हुए हैं। तो आपको कहा जाता है कि जी ये पर्सन है और इस पर्सन ने पहले भी इस तरह का क्राइम किया हुआ है, तो मुझे लगता है यही होगा क्योंकि वो वहाँ उस इलाके में भी रहता है, वो इस तरह के काम पहले भी कर चुका है, इसकी हमें पहले भी इसी तरह की कंप्लेंट्स आई थी, बल्कि हमने इसको 2-3 दफ़ा पकड़ा भी इसी वजह से था। अब यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं कि आपको एक, आपके सर पे खड़ा एक पर्सन है जो कि आपको बार-बार इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, और कहीं न कहीं वो इंस्ट्रक्शंस आप पे इफ़ेक्ट इसलिए करने लग जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो पर्सन यानी कि पुलिस है, ऑब्वियसली उनका उन लोगों के साथ इंटरेक्शन आपसे ज़्यादा होता है। आपका तो नहीं है ना, आपको तो सिर्फ़ अपनी एक कंप्लेन लेकर आए हैं और उस कंप्लेन के अकॉर्डिंग बस आप चल रहे हैं। आपको नहीं पता कि बाद में क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन उन लोगों को क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा आइडिया होता है, जैसे अगर आपके पास कोई पर्सन आए और वो आपसे पूछे कि मैंने साइकोलॉजी में एडमिशन लेना है या सोशियोलॉजी में एडमिशन लूँ। अब वो आपसे एक राय ले रहा है। अब आप स्टूडेंट हैं साइकोलॉजी के, तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं जो आपकी राय होगी वो थोड़ी बायसनेस वाली हो जाएगी। आप सिर्फ अपने बारे में बताएँगे, आप अपनी सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से देंगे, तो आप उसे बताएँगे सब्जेक्ट ऐसा है या इसकी उसके वो एज़ कम्पेयर टू सोशियोलॉजी इसके ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ें बताते जाएँगे उन्हें। तो वो पर्सन, अब हो सकता है कि वो खुद सोशियोलॉजी पढ़ना चाह रहा हो, लेकिन क्योंकि वो पूछ एक ऐसे पर्सन से रहा है, तो उसके ऊपर आपकी जो दी गई इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इस तरह से इफ़ेक्ट करेंगे कि उसे लगेगा जो ये पर्सन है, क्योंकि वो तो खुद ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो उसे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो मुझे इसकी बात फ़ौरन मान लेनी चाहिए। बजाय इसके कि मैं खुद से कोई डिसीजन लूँ, तो मैं इसकी बात मान लेता हूँ। तो इसी तरह हमारे बायस्ड इंस्ट्रक्शंस में भी यही होता है कि लाइनअप्स में खड़े हुए लोग, आप पुलिस के इन्फ्लुएंस में आके या वो सोशल इन्फ्लुएंस आप पे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है। और आप उसी सोशल इन्फ्लुएंस की बेस पे उनकी बातें थोड़ा ज़्यादा जल्दी मान रहे होते हैं। अब जैसे कि अब ये लाइनअप्स के और इसके जो डिसएडवांटेजेस थे, वो पोज़ालो एंड डेम्सी की रिसर्चेज़ ने ज़्यादा इसको हाइलाइट किया था। अब यहाँ पे वो उन लोगों ने डिफरेंट रिसर्चेज़ की भी थी। अब डिफरेंट रिसर्चेज़ में उन्होंने ये देखा था, मतलब कुछ रिसर्चेज़ में उन्होंने बच्चों को लिया था, कुछ रिसर्चेज़ में एडल्ट्स को लिया था। अब उन्हें एक वीडियो टेप दिखाई थी एक क्राइम की, मतलब एक क्राइम सीन जैसे आपको अगर कोई दिखा दिया जाए, और फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में से, आपकी यूनिवर्सिटी में से, या हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट में से 2-3 लोगों को ले लिया जाए और उनसे एक एक्ट करवाया जाए, और थोड़ी देर आपसे कहा जाए कि 5-6 लोगों को आपके सामने प्रेज़ेंट किया जाए और कहा जाए कि आप इनमें से देखें, आप आइडेंटिफ़ाई करें। तो उन्होंने भी जब वो एक वीडियो टेप देखी, और वीडियो टेप देखने के बाद उन्हें पिक्चर्स दिखाई गई डिफरेंट लोगों की, तो
जब उन्हें पिक्चर्स दिखाई जा रही थी और उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी दी जा रही, तो वो अपनी मर्जी से सोच के किसी एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे थे, और वहाँ पे तकरीबन जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने, आप ये कह लें कि मतलब सबने अलग-अलग लोगों को आइडेंटिफाई किया जी, उन्हें लगा कि शायद ये पर्सन था जिसने कमिट की थी। क्योंकि वहाँ पे वो वीडियो टेप थोड़ी अंधेरे में रख के दिखाई गई थी, तो उन्हें उसके जो फेशियल फीचर्स थे वो ज़्यादा क्लियर नहीं थे। फिर इसी तरह उन्होंने कुछ बाद में उन्होंने सेकंड मतलब कुछ उन्होंने एक 2 ग्रुप्स रखे हुए थे ना, आपका एक मतलब दोनों अलग ग्रुप्स का उन्होंने कंपैरिजन करना था। तो अब जो कंपैरिजन ग्रुप था या जो जिसके साथ उन्होंने कंपैरिजन करना था, जब वो उन्हें पिक्चर्स दिखा रहे थे, तो तब साथ जो एक्सपेरिमेंटर है वो बार-बार उन्हें कहीं न कहीं पे अपनी बायस्ड इंस्ट्रक्शंस इस तरह से दे रहा था कि ये इन लोगों ने पहले भी इस तरह से किया हुआ है, या आप इस फलां पर्सन की पिक्चर देख रहे हैं, वो इन चीज़ों में पहले भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व्ड रहा है। वो इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकता, या पहले भी लोग इसके इस तरह के क्राइम्स हैं, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट आ रही है। जब इस तरह की चीज़ें उसने बार-बार सुनी हैं, तो उसमें तकरीबन आप कह लें कि जो रिज़ल्ट आए थे वो 90-98% वही लोग उसी चीज़ बंदे को बार-बार आइडेंटिफ़ाई कर रहे थे, जिसके बारे में पुलिस उन्हें ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे रही थी। क्योंकि बाकी लोगों की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से उनका ध्यान बिल्कुल हट चुका था। अब उनका ध्यान सिर्फ था ही उस पर्सन पे कि जिसके बारे में पुलिस उन्हें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे रही है और बता रही है कि आप इस पर्सन को देखें, इसको करें। तो इसी तरह हमारा मतलब ये सारी फाइंडिंग, ये रिसर्चेस कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही होती हैं कि जो हमारा सोशल इन्फ्लुएंस है ना, तो हमारा सोशल इन्फ्लुएंस एक्चुअली बच्चों हमारी न्यूट्रल सेटिंग पे, हमारी कोग्निटिव एबिलिटी पे, हमारी चीज़ों को देखने पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देता है। और वो अराउंड दी वर्ल्ड ऐसा ही है। अगर आपको किसी के बारे में बार-बार सुनने को मिल जाए कि फलाँ पर्सन जो है बहुत बदतमीज़ है, या वो इस तरह से बदतमीज़ी करता है, या अब आपको 2-3 लोग ये कह रहे हैं। हालाँकि हो सकता है कि आपने कभी उस पर्सन को बदतमीज़ी करते खुद नहीं देखा। आपने कभी नहीं देखा कि उस पर्सन ने किसी के साथ बदतमीज़ी की हो, लेकिन क्योंकि अब आपने लोगों से उससे रिलेटेड बातें ऐसी सुनी हैं, तो कहीं न कहीं आप उसको कंसीडर कर लेंगे जी वो एक बदतमीज़ पर्सन है। या वो हमेशा दूसरों के साथ बदतमीजी ही करता है, या मतलब आप इस तरह की बातें सोचने लग जाते हैं। आप अपने इर्द गिर्द के इवन जो स्टूडेंट्स है वो टीचर्स के बारे में सिर्फ दूसरे लोगों से या अपने सीनियर से सुनी हुई बातों की बेस पे ही डिफरेंट ओपिनियंस बनाते हैं ना। आपका इंटरेक्शन उस पर्सन के साथ जब होता है या आप उसको जानते हैं, तब हो सकता है आपका इंटरेक्शन टोटली डिफरेंट हो और आपके व्यूज भी अकॉर्डिंग टू दैट इंटरेक्शन चेंज हो चुके हों। लेकिन जब तक आपका इंटरेक्शन वन टू वन नहीं होता, आपकी खुद की कोई अपनी सोच नहीं होती, आपके अपने एक्सपीरियंसेस नहीं होते, तब तक आप क्या करते हैं बच्चों? हम लोग दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो अब अगर यहाँ पे कहा जाए कि किस टाइप की जो इंस्ट्रक्शंस है वो ज़्यादा बेटर होंगी, तो सब लोग कहीं न कहीं इस बात को देखेंगे कि जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, जिसे आप न्यूट्रल इंस्ट्रक्शंस कह रहे हैं, तो वो ज़्यादा हैं, जिसमें सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि जी आपको ये पिक्चर्स प्रेज़ेंट की जाएँगी, आप इन्हें देखें आराम से और आप बताएँ, आइडेंटिफ़ाई करें एंड दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों? बच्चों समझ जी आ रही है? मैम। जी मैम। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। यस। अच्छा बच्चों, यस यहाँ तक मैम। तो था कि हम लोग पुलिस लाइन पे लीगल सिस्टम या हमारा सोशल साइकोलॉजी किस तरह कर रही है। अब कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सोशल इन्फ्लुएंस के अलावा जो प्रिजिडस है या जो हमारी स्टीरियोटाइप्स हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप से रिलेटेड हैं, रिलीजन से रिलेटेड हैं, रेस से रिलेटेड हैं, कल्चर से रिलेटेड हैं, लोगों से रिलेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लीगल सिस्टम पे उनका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। आप देखें मतलब कहा मतलब ये बुक जो है या जहाँ जिससे हम पढ़ रहे हैं वहां पे तो वो ज्यादातर हो गई फॉरेन ऑथर्स की हैं, तो वो उनसे रिलेटेड एग्जांपल हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द भी ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अगर मतलब अगर आप बल्कि आजकल रिसेंटली आप लोगों ने अमेरिका में देखा होगा कि उनके वहाँ पे जो एथनिसिटी पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रही हैं। उनके वो जो स्याह फार्म थे जिसको उन्होंने पुलिस ने मतलब कत्ल कर दिया था, मतलब एक किस्म के अब ये कह लें कि उन्होंने जानबूझ के ही कत्ल किया था बगैर किसी वजह के। यानी कि अगर हम अमेरिकन साइड्स पे देखें तो वहां पे जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको अपने लीगल सिस्टम में बहुत दफा या इस तरह की चीजों में प्रेजुडिस का और स्टीरियोटाइप्स का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अगर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने इर्द गिर्द या अपने नेबर कंट्रीज की तरफ आ जाएं, आप देखेंगे बल्कि अगर आप अमेरिका में देखें तो 9/11 के बाद बहुत अरसे तक वो सिर्फ मुस्लिम्स को एज अ कल्प्रिट्स या मुस्लिम को एज अ टेररिस्ट कंसिडर करते थे।
इवन वहां पे अगर आपके ने किसी मुस्लिम ने किसी को थप्पड़ भी मार दिया था या किसी एक बात पे किसी की मतलब हो सकता है उसने थप्पड़ किसी जेन्युइन रीजन की वजह से मारा हो या उसकी लड़ाई हुई हो, लेकिन वहां पे क्या होता है कि उस चीज को वो बढ़ा चढ़ा के इतना पेश करते हैं कि वहां पे आप ये कह लें कि वो कहीं ना कहीं जो जज जूरीज हैं या दूसरे लोग हैं वो भी उनका प्रिजुडिस का जो इन्फ्लुएंस है वो लीगल सिस्टम पे आ सकता है। लीगल सिस्टम अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर पाता। फिर इसी तरह अगर आप नेबरिंग कंट्री की या इंडिया की एग्जांपल ले लें, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया में आई थिंक समझौता एक्सप्रेस के कुछ थे या इस तरह का केस है, वो उसका फैसला अब आया था और बाबरी मस्जिद का फैसला अब आया था। अब उस फैसले में या उस डिसीजन में उन सब चीज़ों में हम लोग इतने अरसे से देख रहे हैं, मीडिया सब कुछ बता रहा है, आप उन चीज़ों को छुपा नहीं सकते और वहाँ पे साफ पता भी चल रहा है कि कौन कल्प्रिट्स हैं या किन लोगों ने ये सब कुछ किया है। लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ पे प्रेजुडिस बहुत है अगेंस्ट मुस्लिम्स या अगेंस्ट पाकिस्तानी, तो इसीलिए इवन वहाँ के लीगल सिस्टम के लिए यही बहुत मुश्किल बात होती है कि वो अपने लोगों के अगेंस्ट कोई ना कोई फैसला सुनाए जो कि उनके हक में ना हो। तो इस वजह से उन्हें भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी वैल्यूज, आपकी चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करने लगती हैं आपका। इवन अगर हम ये तो था बहुत आप कह लेंगे जो इंटरनेशनल लेवल की चीजें या एथनिक ग्रुप्स पे रिलेट कर रहे थे, अगर आप छोटी चीजों पे आ जाएं या आप अपने इर्द गिर्द के बहुत सी अदालतों में देखेंगे तो वहां पे जो चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही होती हैं वो हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, हमारी सोशल सिचुएशंस आ जाती हैं, हमारे एटीट्यूड्स आ जाते हैं लोगों के साथ। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो बहुत दफा ये होता है कि आप अगर किसी पर्सन मतलब अगर कोई पर्सन वाकई कल्प्रिट है भी तो भी आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। अब आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि आपके पास राइट ही नहीं है और कहीं ना कहीं वहां पे आपका जो स्टेटस है वो प्रेजुडिस दिखा रहा है। आपके स्टीरियोटाइप्स हैं, बहुत से लोग हो सकते हैं ये कह दें कि गरीब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता या उनके पास पैसे नहीं थे तो वो तो इस वजह से चोरियां कर रहे थे। मुझे तो शक है कि इन लोगों ने ही मुझ पे चोरी की है या इन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था तो इस वजह से करती है। तो वो बहुत सी जगहों पे हम इन चीजों को देख रहे होते हैं कि हमारी लीगल सिस्टम पे जो हमारा प्रेजुडिस है वो भी कितना, आप ये कह लें कि इफेक्ट डाल रहा है सोशल इन्फ्लुएंस के साथ साथ। अब अगर देखा जाए तो हमारी डिफरेंट मतलब डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जूरीज की भी होती हैं, यानी कि जो लोग फैसला कर रहे होते हैं, जो लोग आपके लिए डिसीजन बना रहे होते हैं, और इसके अलावा जो डिफेंडेंट्स होते हैं या जो कल्प्रिट्स होते हैं जिन लोगों ने कोई ना कोई क्राइम किया होता है या कमिट किया होता है या करने की चले ट्राई ही बेचारे कर रहे होते हैं। तो वहां पे कहा जाता है कि उनकी जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स है ना वो करेक्टरिस्टिक्स भी हमारे लीगल सिस्टम पे और उस डिसीजन पे अफेक्ट कर रही होती हैं। अब इस करेक्टरिस्टिक्स में वो करेक्टरिस्टिक्स आ रही है जो थोड़ी कॉमन है, जैसे कि जेंडर है, एथनिक बैकग्राउंड है, उसके बाद रेसिज्म है, फिर आपका डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, अट्रैक्टिवनेस है, फिजिकल अपीयरेंस है। ये चीजें हैं जो कि हमारा कोई भी डिसीजन को बनाने में, डिसीजन को अप्लाई करने में, उस डिसीजन को अप्लाई करने के बाद उसके ठीक रिजल्ट्स लाने में कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी तरह से अफेक्ट डाल रहे होते हैं। अब अगर हम देखा जाए तो बहुत दफा बहुत सी जगहों पे ये कहा जाता है, मतलब रेसिज्म के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि हम लोग हर जगह देखते हैं कि सिर्फ रेसिज्म ही वो सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक्स नहीं है जिसकी बेस पे जो डिफेंडेंट्स हैं वो लीगल प्रोसीडिंग में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। इसके अलावा बच्चों जो हमारा जेंडर है, अब बहुत दफा देखा जाता है और बहुत मतलब ये अराउंड द वर्ल्ड अराउंड द ग्लोब ही देखा जाता है, हर जगह फीमेल्स को कहीं ना कहीं इनोसेंट कंसीडर किया जा रहा है और बाजुकात उनके जेंडर की वजह से भी जो मतलब आप कह लें कि बहुत से डिसीजंस हैं वो लेना मुश्किल हो जाता है जूरीज के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि शायद, क्योंकि आपको पता है आजकल ह्यूमन राइट्स की डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फेमिनिस्ट थ्योरी के बाद अराइज हुई थी, जो कि स्पेसिफिकली वर्क ही वुमेन के लिए कर रही हैं या फीमेल्स के लिए कर रही हैं। तो फीम आजकल के दौर में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बच्चों बाहर भी फीमेल्स को मतलब कहा जाता है कि सजाएं देना या उनके अगेंस्ट कोई फैसला करना एज कम्पेयर टू मैन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा होता है, आप उन्हें उस तरह की सजाएं नहीं दे पाते, आप उनके साथ उस तरह का रवैया नहीं रख पाते। हो सकता है बहुत सी जगहों पे ऐसा ना भी होता हो, लेकिन ये ओवरऑल रिसर्च है। अब जो रिसर्च होती है वो एक्चुअली हर चीज या हर एस्पेक्ट को देख रही होती है, वो सिर्फ किसी एक जगह किसी एक इलाके या सिर्फ एक कंट्री की आइडियल सिचुएशन को नहीं देखती। तो इस वजह से ये रिसर्चेस कहती हैं कि जो जेंडर है वहाँ पे जो फीमेल जेंडर है
और फीमेल जेंडर की तरफ थोड़ी बाइसनेस हो जाती है, या थोड़े स्टीरियोटाइप्स के हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं कि वो थोड़ी वीक होती हैं, थोड़ी मतलब वो उस तरह के कामों में हिस्सा नहीं ले सकती। तो उनकी इस इनोसेंस की वजह से, या जो आप कह लें कि उनकी जो इंटरनेशनल इनोसेंस है, इसकी वजह से बहुत दफा बहुत बड़ी बड़ी सजाओं से बच जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए एथनिसिटी के बाद, जेंडर के बाद, तो हमारी जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस होती है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस भी बच्चों हमारे किसी भी डिसीजन पे, कोई ऐसा डिसीजन जो कि बहुत ज्यादा सख्त हम या सीरियस डिसीजन ले रहे हैं किसी पर्सनैलिटी के खिलाफ, तो वहां पे जो उनकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। जो लोग बहुत ज्यादा, आप ये कह लें कि ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, इस तरह से होता है, फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, कहीं ना कहीं जो ज्यूरी है वो उनकी तरफ थोड़ी स्टीरियोटाइपिंग क्या बिहेवियर शो कर रही होती है, बहुत सा प्रिजुडिस शो कर रही होती है। प्रिजुडिस की वजह से होता है क्या, इस प्रिजुडिस का भी थोड़ा सा नुकसान भी होता है कि आप बहुत से लोगों को सिर्फ फिजिकल अट्रैक्टिव होने की वजह से छोड़ देते हैं, या आपको उनके अगेंस्ट कोई फैसला करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही होती है, बल्कि बाजू का तो उनके अगेंस्ट कोई फैसला करना चाह ही नहीं रहे होते। तो इन चीजों को भी बहुत दफा डिफरेंट तरह से, अलग अलग तरह से लोग देखते हैं, और इनके बारे में भी रिसर्चेस हैं। फिर इसके साथ साथ देखा जाए तो बच्चों, आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बाद अगर देखा जाए तो आपका, अगर आप किसी हाई पोस्ट में हैं, आपका जो जॉब का स्टेटस है, जॉब के स्टेटस की वजह से भी बाजुकात आपको बहुत सी जो आप कह लें कि डिसीजंस हैं जो कि आपके अगेंस्ट होने चाहिए थे, या जिसमें आप वाकई कल्प्रिट्स डिक्लेयर हो भी रहे थे, तो वहां पे उन लोगों को आपकी तरफ थोड़ी लिनियंसी का बिहेवियर शो करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो कि कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही होती हैं। अब ये सारी करेक्टरिस्टिक्स थी जो कि डिफेंडेंट्स की थी, यानी कि कल्प्रिट्स की थी, या जो जिन लोगों पे किसी ना किसी क्राइम को कमिट करने का हम लोग ये कह सकते हैं कि इल्जाम लगाया था, या इन चीजों पे था। अब सिर्फ डिफेंडेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स नहीं अफेक्ट कर रही होती हमारे फैसलों को, बल्कि डिफेंडेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ बच्चों, जो हमारे जूरर्स होते हैं, जो हमारी ज्यूरी होती है, जो हमारे जज होते हैं, ये सब भी किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी हवाले से हमारी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को किस वे में या किस तरह से अफेक्ट कर रहे होते हैं, वो एक अलग क्वेश्चन है। बहुत सी रिसर्चेस ये बताती हैं, मतलब डिफरेंट रिसर्चेस या पुरानी रिसर्चेस का जो उन्होंने डाटा लिया था और उसका एनालिसिस किया था, मेटा एनालिसिस करने का रिजल्ट्स ये निकले थे कि जो फीमेल जज होती हैं या फीमेल जूरीज होती हैं, वहाँ पे जेंडर का ज्यादा रोल आया। तो उन लोगों को कोई भी डिसीजन को अप्लाई करने में, या डिसीजन को इम्प्लाई करने में, या डिसीजन को इम्पोज करने में ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है एज कम्पेयर टू मेल। और बहुत दफा बहुत से डिसीजंस की वजह से, कुछ ऐसे डिसीजन आप लोगों को डराया जाता है, आपको थ्रेटन किया जाता है, इवन सेक्सुअल हैरेसमेंट की जाती है, और बाजू का तो इतना तक उनका मर्डर तक कर दिया जाता है। तो इसीलिए ये सारे सोशल फैक्टर्स हैं जो कि फीमेल जजमेंट पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब आप लोग बहुत दफा देखते हैं, या आप लोग डिफरेंट और बहुत दूसरे कंट्रीज को देखते हैं, हम सब लोगों को यही लग रहा होता है ना बच्चों, और बहुत बहुत दफा बच्चों लग रहा होता है हम लोगों को कि जो बाहर, जो दूसरे कंट्रीज के लोग सॉरी बच्चों, जो हमारे कंट्रीज हैं, जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज हैं, बहुत दूसरे कंट्रीज हैं, हमें ये लगता है देखने में कि एक्चुअली जो लोग हैं वहाँ के, जो फीमेल्स हैं, वो सब फीमेल्स जो उन्हें हम लोगों से ज्यादा आजादी है, या हम लोगों से ज्यादा चीजों में वो कम्पीट कर सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, वहां पे एक्चुअली जो ये सब चीजें हैं वो हम लोगों से ज्यादा होती हैं। अब ये क्या होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें ये होता है कि हम सब लोगों को ये लग रहा है यहाँ पे रह के कि हम लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है चीजों को करने में, अप्लाई करने में, देखने में, लेकिन उन लोगों को हमसे ज्यादा करना पड़ता है। वहां पे जेंडर का आपस में एक दूसरे के साथ क्लैशेस ज्यादा आ रहे होते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि बहुत सी स्टडीज में कि वहां पे बहुत से लीगल सिस्टम में जो फीमेल्स हैं उनको इन चीजों पे ज्यादा, आप ये कह लें कि वो कहीं ना कहीं वो इस चीज से ज्यादा अफेक्ट हो रही होती है। अब अगर देखा जाए, अब हम लोग अगर कहें कि अब ये सारी करेक्टरिस्टिक्स थी, अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये करेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये तो करेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बता दी है ना किस तरह से होती हैं, या किस तरह से अफेक्ट कर रही हैं, या कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं,
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों के क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाकई इफेक्ट करती हैं या नहीं है, सिर्फ एक बात बताइए उन्होंने, तो आपका क्या आंसर होगा? मतलब आप लोगों को अपने इर्द गिर्द देख के, या आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, आप लोग बहुत सी और चीजों को देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, तो आप मुझे बताइए जरा, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये बातें जो वो कह रहे हैं वाकई इफेक्टिव हैं ऐसे ही जैसे उन्होंने बताई हैं रिसर्चेज में, या नहीं? यस मैम, करती हैं। अभी रिसेंटली एक एक्टर का भी जो केस आया था उसकी हरासमेंट का, वो भी अभी इन लोगों ने दबा दिया है, और इस तरह के डिफरेंट केसेस हमें सुनने में आते हैं जी बच्चों, ऐसा होता है, स्टेटस मतलब की अभी वजह देखो, से। अब देखो ना यहाँ पे शारफ जदोई वाला जो केस था मैम। जी बच्चों, अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे किस चीज का इफेक्ट आने लग जाता है, हमारे स्टेटस का भी आने लग जाता है। स्टेटस की वजह से भी हम लोग डिफरेंट चीजों को देख के, मतलब आप ये कह लें कि उसका स्टेटस ऐसा है, तो स्टेटस की वजह से कोई उनके अगेंस्ट काम नहीं कर सकेगा, या कोई उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप अपने कंट्री में देखें तो यहाँ पे भी एक फीमेल के लिए बहुत सी ऐसी जॉब्स करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू मैन। इसी तरह अगर आप जूरर्स की तरफ चले जाएं या जजेस की तरफ चले जाएं, तो आप देखें हमारे पाकिस्तान में फीमेल जज मतलब कितने कितनी देखी होंगी, या आपने कोई ऐसे लॉयर्स देखे होंगे जो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रहे होंगे। मतलब फीमेल्स लॉयर की बात कर रही हूँ मैं, जो बहुत ज्यादा, आप ये कह लें कि अब आपको टीवी में आने वाले या टॉक शोज में आने वाले बहुत से लॉयर्स के बारे में पता होता है, लेकिन फीमेल लॉयर का अगर मुझे किसी का भी नेम बता दे, जो सो रहे हैं वो भी जाग जाएं। मैम आसमा जहांगीर थी, वो अब फोत हो चुकी हैं, वो काफ़ी इफेक्टिव। जी बच्चों, आसमा जहांगीर थी, मतलब उन्होंने काफी काम किया था और उन्होंने बहुत दफा ऐसे बोल्ड डिसीजन भी लिए थे। अब देखें उनके बाद अगर आप किसी और का देखेंगे तो और किसी का नहीं हमें पता चलता, लेकिन एज कम्पेयर टू अगर हम मेल्स का देखें तो वो बहुत जगहों पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चों में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फीमेल्स, मतलब कहीं ना कहीं मतलब फील होता है ऐसा कि फीमेल्स ऐसे बहुत से काम हम लोग खुद डर की वजह से, या हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट की वजह से, या फैमिली इन्फ्लुएंस की वजह से हम खुद भी नहीं करना चाह रही होती। हम भी कहीं ना कहीं डर रहे होते हैं ना, क्यों बच्चों? कहीं ना कहीं हम सब लोगों के अंदर भी ऐसा डर होता है, या हमारे फैमिली का, या हमारे आप ये कह लें सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, तो हम खुद भी या तो इस तरह का कोई प्रोफेशन चूज ही नहीं कर रहे होते, या चलो अगर हम इस तरह के प्रोफेशन में चले भी जाते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम उस प्रोफेशन में ज्यादा इस तरह की बातें नहीं कर पाते कि जिसकी वजह से लोग हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ब्रॉटअप भी तो ऐसा ही हुआ होता है ना, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट ऐसा होता है। तो इस वजह से भी हमें वो इन सब चीजों को कहीं ना किसी तरह से फेस करना पड़ रहा होता है, और हम इनको कंटिन्यूसली फेस करते जा रहे होते हैं, करते ही जा रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो कुछ फैक्टर्स थे, सोशली थे, जो कि आपके लीगल सिस्टम पे भी इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें सोशल साइकोलॉजी इन सबको किसी ना किसी तरह से डील कर रही होती है। अब मुझे ये बता, आपके थोड़ी मतलब 5 मिनट तो रहते ही हैं, मैं अभी अटेंडेंस ले लूँ या अभी थोड़ा सा वेट कर लूँ, शायद एक दो बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि अभी 45 स्टूडेंट्स है, 44 हो गए। मैम अभी ले ले। अभी ले लूँ? मैं सोच रही हूँ शायद कोई आ ही गए। और मैम अभी ले लें। मैम 34 मिनट्स हो गए हैं, अब जिसने ज्वाइन करना था उसने कर लिया। मैम हमने याद जब करना है तो हम लोग स्लाइड्स के थ्रू कर सकते हैं। बच्चों स्लाइड्स में देखें, स्लाइड्स में ना सिर्फ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं है। आपने जो याद करना है या इसको पढ़ना है वो आप बुक से पढ़ेंगे तभी आपको ठीक से समझ आ पाएगा। आप एक हेल्प कर सकती हैं, आप हमें चैप्टर के क्वेश्चंस बना के दे दें। बच्चों ये क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं यही क्वेश्चन है, अब मैं अलग से क्या क्वेश्चन बना के दूं? मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतने छोटे बच्चे हैं कि मैं आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चन बना के दूं। चलो ठीक है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ तक तो हम लोगों ने अपनी सोशल साइकोलॉजी को देखा था, लीगल सिस्टम में देखा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसे मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड देखा था, उससे पहले हम लोगों ने लोनलीनेस को किस तरह से हम ओवरकम कर रहे होते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल सिस्टम या साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। अब हम लोगों ने देखना है कि हम सब लोग कुछ भी कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, आप इवन शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आप इवन आउटिंग के लिए जा रहे हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर चीज हम लोग क्यों कर रहे होते हैं बच्चों?
हम हर चीज को हासिल करने की जो भी हमारी होती है कि हमने ये चीज लेनी है या इसको देखना है या करना है, ये सब चीजें हम करते क्यों हैं? तो इसका एक सबसे बड़ा मैम अपनी खुशी के लिए। एग्जैक्टली बच्चों कि हम लोग मैम बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली बच्चों कि हम लोग एक्चुअली पर्सनल हैप्पीनेस के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। हम पर्सनल हैप्पीनेस के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। हम इवन दूसरों की मदद कर रहे हैं तो उसमें भी हमारी पर्सनल हैप्पीनेस होती है कि एक्चुअली दूसरों की हेल्प करने से हमें खुशी मिल रही होती है। अब पर्सनल हैप्पीनेस, आप अच्छी जगह पे पढ़ना चाह रहे हैं, आप अच्छे ग्रेड्स लेना चाह रहे हैं, अच्छी नौकरी लेना चाह रहे हैं, अच्छी जगह जाना चाह रहे हैं, अच्छे इलाके में घर लेना चाह रहे हैं, घर बहुत अच्छा बनाना चाह रहे होते हैं, तो हर चीज कहीं ना कहीं लिंक कर रही होती है आपकी पर्सनल हैप्पीनेस से। अब पर्सनल हैप्पीनेस एक्चुअली होती क्या है? पर्सनल हैप्पीनेस किसी एक चीज पे नहीं होती कि ये एक चीज है और आप उसको कह देंगे वो आपकी सिर्फ पर्सनल हैप्पीनेस है। पर्सनल हैप्पीनेस में ग्लोबली एक्चुअली आपकी सब्जेक्टिव वेलबींग होती है, यानी कि हर पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर रही होती है। अब इसमें 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं जो कि उन कंपोनेंट्स के कंप्लीट होने से आप कह सकते हैं कि आपकी जो पर्सनल हैप्पीनेस है वो कंप्लीट है। अब उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? अब इन कंपोनेंट्स में फॉर एग्जांपल सबसे पहले है हमारा ग्लोबल लाइफ सेटिस्फेक्शन। अब ग्लोबल लाइफ सेटिस्फेक्शन होता क्या है? ग्लोबल लाइफ सेटिस्फेक्शन बच्चों एक्चुअली हमारी वो फीलिंग्स होती हैं जिसमें हम अपनी जिंदगी से, मतलब जो भी हम जिंदगी गुजार रहे हैं, आप अमीर है गरीब है, कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, सब लोगों को लेके या जो भी आपकी जिंदगियां हैं, आप उस जिंदगी से कितने ज्यादा खुश हैं, ये तो उसका सबसे पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है सेटिस्फेक्शन विद द इम्पोर्टेंट लाइफ डोमेन्स, यानी कि जो आपकी डिफरेंट लाइफ डोमेन्स हैं, वर्क है, फैमिली है, रिलेशनशिप है, आप दूसरों के साथ रह रहे हैं, यानी कि जो जो काम कर रहे हैं आप उनसे किस हद तक सेटिस्फाई हैं, आपका दिल कितना मुतमईन है, और आप उन जगहों पे और उसमें भी हर जगह पे आपका खुश होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल अपने काम से ही खुश नहीं है तो आपका सेटिस्फेक्शन या आपकी पर्सनल हैप्पीनेस जो है वो कंप्लीट ही नहीं होगी। अगर आप अपनी फैमिली से खुश नहीं है या फैमिली आपसे खुश नहीं है या आपको उनसे शिकायतें हैं तो वहां पे भी आपकी पर्सनल हैप्पीनेस कंप्लीट नहीं होगी। आप बाकी चीजों को भूल के जो चीज आपकी लाइफ में नेगेटिव हो रही होती है ना, आपको उसकी तरफ ज्यादा ध्यान चला जाता है। और थर्ड वन है हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स, यानी कि हम लोग अपने अंदर कितने ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस को, पॉजिटिव मूड्स को लेके चल रहे होते हैं, यानी कि हम सबके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कितनी होती है। जितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी उतनी ही ज्यादा आप ये हम लोग कह सकते हैं कि उतनी ही ज्यादा हमारा हैप्पीनेस का जो ग्राफ है वो भी बढ़ता जाएगा, और जितनी ज्यादा हमारे अंदर नेगेटिविटी आती जाएगी उतना ही ज्यादा हम लोग पॉजिटिव फीलिंग से कम होते जाएंगे। और उसके बाद फोर्थ वन है नेगेटिव फीलिंग्स। नेगेटिव फीलिंग्स यानी कि हमारा अपनी लाइफ में जो हम नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्या वो हमारी पॉजिटिव एक्सपीरियंस से कम है, और अगर वो आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से कम है इट मीन्स कि आप एक हैप्पी पर्सन और आप अपनी लाइफ को एक अच्छी तरह से लेकर चल रहे हैं। अब देख लें पर्सनल हैप्पीनेस इन 4 चीजों पे आती है, और अब जरा 1-2 मिनट सोचें कि आप इन सारी डोमेन्स पे पूरा उतरते हैं या आपके अंदर ये सारी डोमेन्स हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी हो भी सकती है, बल्कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में तो अराउंड द ग्लोब कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि वो पर्सनल हैप्पीनेस में है। हर किसी को अब इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। तो अगर इस वक्त अगर आप पर्सनल हैप्पीनेस को अराउंड द ग्लोब देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई शायद हो सकता है कोई एक पर्सन या कोई एक कंट्री ऐसा हो जहाँ पे आप इस पर्सनल हैप्पीनेस को फेस कर सके, वरना अदरवाइज बाकी हर जगह पे ये पर्सनल हैप्पीनेस वैसे नहीं चल रही। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपकी कॉल एंड होने लगी, इसको दोबारा जरा आप कनेक्ट करें।